इतने सालों बाद आई है ना। और 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। सर, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बोला था फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को। और जिन जिन का बैकअप बचा हुआ है, अब कल का टाइमिंग दूंगा, उस पर बैकअप कंप्लीट करोगे। किसी ने और ने रिवाइज करना होगा तो वो रिवाइज कर सकता है साथ में पैरेलली, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आज मेन क्लास में मैंने बोला था मैं सेकंड चैप्टर शुरू करूंगा और फिर बैकअप पैरेलली प्लान आउट कर लेंगे। तो आज सेकंड चैप्टर कहीं पर भी आपके किसी भी चैप्टर से यानी फर्स्ट चैप्टर से रिलेट नहीं करता है। चैप्टर बिल्कुल नया है। और आप लोगों ने ऑलरेडी इसका जो फर्स्ट पोर्शन है या पहला हिस्सा है वो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो वही जर्नी चल रही है। जैसे आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल सुना था, वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आपने सुना था क्लास 9th के अंदर। उसी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आपने क्लास 11th में देखना शुरू करा है। तो एक एक करके बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी आने वाले लोगों, सर थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाए तुम लोग प्लीज। दिखाई देगा? अर्णव भैया कहें। राधिका इधर ही आ चुकी है। ना उधर ही बैठी, नहीं तो इधर आ जाओ। चलो, चलिए प्लीज। हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की। कह सकते हैं बिल्कुल हिस्ट्री है। आज जो भी कुछ हम एक एटम के बारे में जानते हैं वो डे वन पे हमें पता नहीं था। हमने धीरे 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 अपने कॉन्सेप्ट्स को अपग्रेड करा है, अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करा है। चाहे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके, चाहे कुछ पैरेलल थ्योरीज को देखते हुए, तभी हमें समझ में आया कि एटम एग्जैक्टली आज जो दिख रहा है वैसा कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की हिस्ट्री अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले हमें मॉडल ऑफ एटम्स पता चले, जिसमें सबसे पहले आपने जे थॉमसन मॉडल सीखा। इसी के साथ पैरेलली आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चला। फिर रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद कंसेप्ट रिलेटेड टू एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सारी टर्म्स आपके लिए नई होंगी, अभी तो सिर्फ एक जिस्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और इन सब ने सपोर्ट किया, तब जाकर हमें पता चला बोहर्स मॉडल। ये जितना भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट लिखा है ये हमारे लिए क्लासिकल अप्रोच टू स्टडी एन एटम के अंडर आता है। लेकिन इसके बियॉन्ड हमारी अप्रोच बदली, हम लोग मॉडर्न अप्रोच पर आए।
हमने एनर्जी को एक पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह पढ़ना शुरू करा, और उस मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने पढ़ा क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। और ये एक तरह से हमारी मॉडर्न अप्रोच था, या मॉडर्न अप्रोच का हिस्सा है। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कह सकते हो, मैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पार्ट 1 बोलता हूं इसको, और ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पार्ट 2 बोला जाएगा। पार्ट 1 प्योरली हिस्ट्री है। एक एक एक्सपेरिमेंट के बाद, एक एक अपग्रेडेशन के बाद आपको एटम के बारे में डिटेल पता चलती जाएंगी, जुड़ते चली जाएंगी, और आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसके एकदम बाद आपके पास सपोर्ट में आएगा क्वांटम मैकेनिक्स, जिसकी वजह से हम क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम स्टडी करेंगे। कह सकते हैं आपकी केमिस्ट्री एग्जैक्टली इसके शुरू होने पे बिल्कुल बदल जाएगी। आप सोचेंगे सर एग्जैक्टली 9th एंड 10th में पढ़ाया गया था, या तो वो बिल्कुल गलत पढ़ाया गया था, या वो बहुत लिमिटेड पढ़ाया गया था, सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए कि चलो आप लोग साइंस पढ़ रहे हो। लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में आते हो, आपकी रियलिस्टिक जर्नी यहां से शुरू होती है। और कह सकते हो इससे पहले अगर आपने कोई एक आध टॉपिक मिस भी करा, वैसे तो करना नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बैकअप 1 क्लास 1.5 क्लास में देकर चीजें समझा सकता हूं। लेकिन इसके बियॉन्ड, ये इसके आगे आने वाले 2 चैप्टर्स, यानी 2.5 चैप्टर्स में अगर आपने बीच में कोई भी 1 क्लास मिस कर दी, और उसके बाद 15 क्लासेस और हैं, तो वो 15 क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। आपने 1 क्लास मिस करी, आगे 10 क्लासेस और हैं, तो 10 क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। आपने पहली दूसरी तीसरी क्लास मिस कर दी, तो आगे की पूरी 2.5 चैप्टर की जर्नी समझ में नहीं आएगी। तो ये 2.5 चैप्टर, यानी ये आधा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पार्ट 2 इंटरलिंक्ड है चैप्टर 3 के साथ, और चैप्टर 3 इंटरलिंक्ड है चैप्टर 4 के साथ। तो ये 2.5 चैप्टर की जर्नी बहुत जरूरी बनेगी। खैर अभी तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर इस पे जंप करेंगे, बट ये पूरी जिस्ट है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। जल्दी से कॉपी कर रहे हैं, फिर आगे बात करें। हर एक चीज लिखनी है, कोई भी चीज मिस नहीं करोगे। कल तो आया था? अच्छा, फिर आज क्या करा? रिवाइज रिवाइज। मुझे दिखाई दे रहा है, वो सीट चेंज कर यार। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। सर ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनर्जी के नीचे क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनर्जी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? चलो।
बिल्कुल बचपन में चलते हैं आप लोगों के, यानी 9th क्लास के अंदर चीजें सुननी है ध्यान से, और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा जिसमें कि आपके जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। हो सकता है आपके स्कूल के अंदर सीधा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनर्जी से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में अब ओमिशंस आ गए हैं, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। बट हमारे लिए एक छोटा सा ब्रीफ अगर क्लास 9th का मिल जाता है एक क्लास लगाकर, तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी बिल्डअप रहती है। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग के टॉपिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं। कर दूं स्क्रॉल? पक्का? चलिए देखो बेटा, बीइंग साइंटिस्ट हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। हमें पता चला एट क्या अच्छा हमें पता चला एटम। तो एटम से रिलेटेड हमने कुछ थ्योरीज दी प्राची। हाँ, हमें एटम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई वाया जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कहा कि आप जो एक एटम के बारे में स्टडी करना चाहते हो, उस एटम को वाटरमेलन या पुडिंग की तरह देखो। सपोज मैं वाटरमेलन की तरह देखूं, तो वाटरमेलन की एक थिक आउटर कवरिंग होती है ग्रीन कलर की। उसके बाद उस ग्रीन कलर की कवरिंग को अगर आप हटाते हो तो अंदर रेड कलर का फ्रूट मिलता है, और उसके ऊपर सीड्स लगे हुए होते हैं। ऐसे ही आपका एक एटम होता है। एटम की थिक आउटर कवरिंग होती है, वहीं पर पूरे एटम का मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे के पूरे एटम के अंदर। और फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं, जैसे सीड्स बिखरे हुए होते हैं पूरे के पूरे फ्रूट में। जो आप मास फैला रहे हो वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और एक जीरो चार्ज पार्टिकल्स। जहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को आप प्रोटॉन्स बोलते हैं और जीरो चार्ज पार्टिकल्स को आप न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। मैं दोबारा से बोल दूं, आपके लिए जे थॉमसन मॉडल ने कहा कि आप एक वाटरमेलन लीजिए, वाटरमेलन की थिक कवरिंग है, उसके अंदर पूरा का पूरा रेड कलर का फ्रूट फैला हुआ है, और बहुत सारे सीड्स एम्बेडेड हैं। तो इसी तरीके से आप जब एक एटम लेते हो, तो एटम की भी थिक आउटर कवरिंग है और पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है मास एंड पॉजिटिव चार्ज। कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ दिखाया है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना भी होगा वो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज होगा उतने ही नेगेटिव चार्ज से। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जिनको आप क्या बोलते हो? पूरे के पूरे एटम में मास फैला हुआ, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। साथ में दोनों चार्ज की क्वांटिटी सिमिलर होने की वजह से ओवरऑल चार्ज कितना है? जीरो। ध्यान से बात को समझना, ओवरऑल रिजल्टेंट चार्ज जीरो है। वर्ड आया ओवरऑल चार्ज जीरो और वर्ड आया ओवरऑल रिजल्टेंट चार्ज जीरो। मेरी जेब में कोई पैसे नहीं पड़े, मैं कहता हूं मेरी पॉकेट में है 0 रुपए। मैंने आभास से 10 रुपए लिए और कुबेर को 10 रुपए मुझे देने हैं, यानी नेट रिजल्टेंट कितना है मेरे पास? जीरो। तो मेरे पास अगर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो रिजल्टेंट जीरो होगा। मेरे पास कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे तो वैल्यू जीरो हो। तो यहां पे वर्ड रिजल्टेंट जीरो समझ में आ रहा है, यानी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यानी मैं यहां पर रिजल्टेंट न्यूट्रलिटी को क्या कर रहा हूं? मेंटेन कर रहा हूं। अब यहां पर जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया, और क्योंकि ये थ्योरेटिकल मॉडल था, इस थ्योरेटिकल मॉडल पे उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया। लेकिन विद द टाइम हमारे पास रदरफोर्ड आया और उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे पॉइंट्स को नलीफाई या गलत साबित कर दिया गया। तो अभी तक हमने जो सा जे थॉमसन मॉडल सीखा है, उसमें हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया, और जिसको हम लोग आगे तक लेकर जाएंगे कि हमारे एटम पर रिजल्टेंट कितना चार्ज होता है? जीरो। पक्का? लिखिए प्लीज।
देखो, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। देखो, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, atoms resemble atom resemble to watermelon or pudding. Where atom has a thick outer covering, where atom has a thick outer covering, comma, mass and positive charge, mass and positive charge is evenly distributed, is evenly distributed like fruit in an atom, like fruit in an atom. Full stop. Negative charge particles are are embedded all over the atom like seeds, all over the atom like seeds. Full stop. Next point. These negative charge particles are called as electrons. While positive charge particles contributing mass as well, contributing mass as well, are known as protons. Zero charge particles called neutrons, zero charge particles called neutrons also contribute to mass. Zero charge particles called neutrons also contribute towards mass. Okay. Next point. Equal number of protons and equal number of protons and electrons आंसर मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मिस हुआ होगा मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स contribute towards charge neutrality.
contribute towards charge neutrality. Next point, charge on electron चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन मैंने बोर्ड पर लिखा है, तो आप लोग कॉपी कर सकते हो। कूलम सी। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हो। हालांकि हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई थी। अगर आपको थोड़ा सा 9th क्लास याद हो तो हमें एक डिस्चार्ज ट्यूब दी गई थी। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? अगर आप लोगों को याद हो, आपके घरों में ट्यूबलाइट्स लगी होती थी। ये भी ट्यूबलाइट है, लेकिन ये एलईडी लाइट्स हैं। इससे पहले जो सी चलती थी वो चलती थी सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। वो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स जो सी होती थी, अगर मैं उसको ध्यान से देखूं तो वो एक ग्लास रॉड है और उसके कोनों पर दो मेटल लगे हुए हैं। ये ग्लास रॉड विद मेटल ही डिस्चार्ज ट्यूब होती है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में पोटेंशियल हम लोग वेरी करते हुए देंगे, अंदर का प्रेशर चेंज करेंगे, तो आपके पास जो एक मेटल है जिसको आप इलेक्ट्रोड बोलते हो, उससे कुछ रेस पास होना शुरू हो जाती है। अब वहां पर एनोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, उनको आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया था, करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए। यानी अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ कोई पार्टिकल अट्रैक्ट होता था तो आप उसको क्या बोलते थे? नेगेटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। कोई नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता था तो आप उसको बोलते थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन। और कोई किसी भी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट ना हो, सीधा निकल जाए, तो आप उसको क्या बोलते थे? न्यूट्रॉन्स। तो ये बेसिक से आपके एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो हमने इसके बारे में नहीं पढ़ना, हम सिर्फ एक लाइन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लिखिए प्लीज। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन were discovered through cathode ray slash anode ray experiments. Cathode ray slash anode ray experiments. क्लियर है? चलिए, अब इसके आगे जे थॉमसन मॉडल की कमियां रदरफोर्ड मॉडल के थ्रू हमें पता चली। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। अब कभी भी जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है तो मुझे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पता होना चाहिए, यानी मैं क्या क्या इस्तेमाल करूंगा एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। उसके बाद उसको जब फंक्शनिंग में लेकर आऊंगा तो उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए। वर्किंग के बाद मैं कुछ ऑब्जर्व करूंगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, और उन ऑब्जर्वेशन को माइंड में रखते हुए मैं कुछ कंक्लूड करूंगा तो उसके कंक्लूजन्स भी लिखने हैं। यानी कभी भी आप किसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हो तो उसमें चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। एपरेटस यूज्ड, उसके बाद वर्किंग, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, और फिर कंक्लूजन। कभी भी आप एक्सपेरिमेंट लिखोगे तो ये चार चीजें लिखोगे ही। एक और लिखते हैं एम, वो तो आप डेफिनेटली अभी देख ही रहे हो, किसको स्टडी कर रहे हो? एक मॉडल ऑफ एटम। अब यहां पर एपरेटस क्या था? तो एपरेटस के अंदर हमने लिया अल्फा रे डिस्पेंसर, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से अल्फा रे निकले। अब पूछा जाता है सर ये अल्फा रे क्या है?
बात को ध्यान से समझना। मैं सपोज एक पानी का पाइप लेकर आता हूं और कबीर के ऊपर पानी फेंकूं, आप कहोगे सर पानी की एक स्ट्रीम निकल रही है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ एक लाइन में मूव कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा इट इज रे ऑफ वाटर विच इज कैरिंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर्स, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऐसे ही बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एक लाइन में मूव करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करें, तो हम बोलते हैं इट इज अल्फा रे। और जिससे वो रिलीज हो रहे हैं वो क्या है? अल्फा रे डिस्पेंसर। पक्का बात समझ में आती है? ये अल्फा रे डिस्पेंसर क्या करेगा? अल्फा रे रिलीज करेगा। अब सर ये अल्फा रे क्या है? सर जो अल्फा पार्टिकल्स कैरी करे। अब सर ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो बेटा अगर मैं हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा पार्टिकल। यानी हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगा? अल्फा पार्टिकल। पक्का बात समझ में आती है? गुरुनाम ध्यान से बात को समझना। हीलियम पे मास है ना? अब आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। यानी एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास भी और क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पक्का? मैं सपोज ये पेन अंशुल को मारूं तो मैं सिर्फ क्या मार रहा हूं? मास मार रहा हूं। लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं इसके ऊपर ऐसा ऑब्जेक्ट मार रहा हूं जिसके ऊपर मास भी और चार्ज भी है। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? पहली चीज हमने क्या लिया? अल्फा रे डिस्पेंसर। दूसरा हमने लिया गोल्ड फॉइल। अब देखो किसी के भी आगे फॉइल वर्ड यूज कर लिया तो वो पतली शीट होगी। हाँ जी, हाँ, अल्फा पार्टिकल वही होगा। हमने गोल्ड फॉइल लिया, फॉइल वर्ड लिखने का साफ साफ मतलब है वो पतली पतली शीट्स में होगा। अब सर हमने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? तो पहला रीजन था गोल्ड लेने का, इट इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव। उस टाइम तक जितने भी हमने एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करे थे या हमने डिस्कवर करे थे उसमें गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट था। दूसरा सबसे ज्यादा मेलिएबल था। हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर सोनरस, आवाज आती है टकराने पे। दे आर लस्ट्रस, शाइन करते हैं। ऐसे ही दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, यानी उनको पतली पतली वायर्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और साथ में मेलिएबल उनको पतली पतली शीट्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो मेरा गोल्ड लेने का दो रीजन, पहला सबसे कम रिएक्टिव और दूसरा रीजन सबसे ज्यादा मेलिएबल। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये मेरा एपरेटस है। अब इस एपरेटस की जरा वर्किंग देखें। तो हमने एक गोल्ड फॉइल को टांग दिया। पहली चीज, फॉइल मोटा भी शीट हो सकता है, पतला भी शीट हो सकता है। आप लोग पेपर इस्तेमाल करते हैं, आप बोलते हो सर ये मोटा पेपर है, ये पतला पेपर है तो वो भी शीट। लेकिन हमने शीट कौन सी ली? हमने ऐसी पतली शीट ली तशनीत कि वो शायद हमारे बाल से भी पतली थी, यानी इसकी थिकनेस हमारे बाल से भी क्या थी? कम थी, ताकि ऐसा लगे कि हमारी जो सी शीट है उसमें सिर्फ क्या है? एक एक एटम है। पक्का बात समझ में आती है? हमने इतनी पतली शीट ली। अब अल्फा रे डिस्पेंसर लगाया। इसका काम था बहुत सारी अल्फा रेस को बम्बार्ड करना, मारना। वर्किंग समझ में आई? क्या करा हमने सर? अल्फा रेस को बम्बार्ड करा किसके ऊपर? थिन फॉइल के ऊपर या शीट के ऊपर। अब यहां से हुआ क्या? तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस। हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के अंदर लेकर आए और हम ये मान लें कि ये एक एक एटम है, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा? मैक्सिमम रेज पास्ड अनडिफ्लेक्टेडली, यानी बिना डिफ्लेक्ट करे ये रेज पास कर गई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, a few deflected at small angles, लेस देन अ फ्यू, मतलब जितनी डिफ्लेक्ट हुई स्मॉल एंगल पे उससे भी कम डिफ्लेक्टेड एट
लार्जर एंगल, एंड 1 out of 12,000 to 20,000 बाउंस्ड बैक। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अभी लिखवाएंगे सारी चीजें। सबसे पहली चीज, मैक्सिमम रेज पास्ड अनडिफ्लेक्टेडली, यानी बिना डेविएशन के वो गोल्ड फॉइल में से पास कर गई। सेकंड, कुछ छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट कर गई, उससे भी कम बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट करी, और एग्जैक्टली 1 out of 12,000 to 20,000 एग्जैक्टली क्या कर गई, बाउंस बैक। बात समझते हो? अगर आप लोगों में से क्रिकेट किसी ने देखा हो, बैट है, बॉलर ने बॉल फेंकी, इंडियन बैट्समैन था, ऑस्ट्रेलियन बॉलर था, 90% बॉल्स बिना बैट टच करे निकल गई, ऐसे ही होता है, तो निकल गई, यानी बॉल्स डिफ्लेक्ट नहीं करी। कुछ स्लाइट एंगल पर, कुछ लार्जर एंगल पर, और 1 out of 12,000 to 20,000 बाउंस बैक। पक्का? मैथ से वापस आ जाओ भाई, क्लियर है? पक्का बात समझ में आती है? अब यहां से क्या क्या कंक्लूजन्स आए ये सुनना बहुत जरूरी है। समझिए, आपने बोला, यानी जे थॉमसन मॉडल ने बोला, एटम में मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अगर आप सपोज एक बॉल उठाते हो तो लेदर की बॉल बिल्कुल हार्ड टफ होती है क्योंकि सारी जगह पे मास होता है, तो ऐसे ही ये बॉल है, यानी ऐसे ही एक एटम है जिसमें पूरी तरह से मास फैला हुआ है। तो भैया जब आप एक मास वाला ऑब्जेक्ट भेजोगे, वो टकरा कर बाउंस तो करेगा, या आपने बोला इस पे पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज भेजोगे तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये रिपेल भी करना चाहिए, चाहे टकरा कर जाए चाहे रिपेल होकर जाए। यहां पर तो हर जगह से क्या होना चाहिए था, डेविएशन होना चाहिए था, लेकिन आप बोल रहे हो मैक्सिमम रेज अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गई। इसका साफ साफ मतलब है एटम की बहुत सारी जगह खाली है। क्यों रंजीत खाली है? क्योंकि यहां पर अगर मास होता तो डिफ्लेक्शन हो जाती, पॉजिटिव चार्ज होता तो डिफ्लेक्शन हो जाती। यहां पर ना मास है ना पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर खाली जगह है, तभी तो रेज अनडिफ्लेक्टेडली क्या कर गई, पास कर गई। पक्का बात समझ में आती है? दूसरी चीज, अगर आप पैटर्न को ध्यान से समझें, एटम के जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ मूव कर रहा हूं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन क्या बोला गया, 1 out of 12,000 to 20,000, यानी इतनी ज्यादा रेज में से एक या दो बाउंस बैक करी, यानी जो सेंटर है उस पे मास भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन उसका साइज बहुत, क्योंकि अगर तशनीत साइज बड़ा होता तो जो डिफ्लेक्ट या बाउंस बैक कर रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा होती। अभी उनकी रेशो बहुत ही कम है, 1 out of 12,000 to 20,000 क्या कर रही है, बाउंस कर रही है। तो कहीं ना कहीं सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज मास जरूर है, लेकिन उस सेंटर पे पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज या मास का साइज क्या है, बहुत छोटा है। समझना, बात क्लियर होती है? पक्का? तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है मन्नत, कि हमारे पास जो एटम है उसमें मैक्सिमम स्पेस खाली है, और सेंटर पर एक और छोटी सी बॉल लोकेटेड है, वो बॉल पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और क्या है, मास है। रंजीत कहते सर बॉल कैसे बोल सकते हो? तो हमें पता है एटम्स आर स्फेरिकल इन नेचर। अब यहां पर अंदर भी एक और स्फीयर पड़ा हुआ है, तभी आपका पैटर्न कम डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन और ज्यादा डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो वो पैटर्न भी कैसा बन रहा है, ये देखो, ये स्फीयर जैसा बन रहा है, तभी डिफ्लेक्शन एंगल हमें सेंटर पे कैसा दिख रहा है, एग्जैक्टली बाउंस बैक दिख रहा है। तो जब जब आप एटम के सेंटर पे एक रे पास करते हो, वो क्या कर जाती है, बाउंस बैक, लेकिन हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे होगी तो उसकी डिफ्लेक्शन दिखाई देती है। पक्का बात समझ में आती है? अब ये दो पॉइंट्स तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे थे, दो पॉइंट्स इन भाई साहब ने जे थॉमसन मॉडल से सीख कर डाल दिए। क्या? सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट, जे थॉमसन मॉडल ने बोला, जिसको हम आगे तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एटम के ऊपर रिजल्टेंट कितना चार्ज है, 0। इनके एक्सपेरिमेंट ने साफ कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, मास मास को रिपेल कर रहा है, यानी सेंटर पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज या मास है, जिसको इन्होंने आगे चलकर नाम दिया न्यूक्लियस। तो सेंटर पे क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस, जिसपे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है।
इनकी किसी भी एक्सपेरिमेंट में तशनीद हमें नहीं पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन बोल तो रहे हैं ना चार्ज न्यूट्रल है। तो इन्होंने बोला जिनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द वेकेंट स्पेस, वो खाली जगह में घूम रहे हैं और घूम रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिट। ये चीज हमें कहीं एक्सपेरिमेंट में नहीं सामने आई, लेकिन सिर्फ अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कि हमारा चार्ज न्यूट्रल है, हमने क्या बोल दिया, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेकेंट स्पेस। और किसमें, सर्कुलर पाथ में, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, ऑर्बिट का। पक्का। इसके साथ एक और पॉइंट, इन्होंने एटम और न्यूक्लियस के बीच में रेशियो भी डिफाइन कर दी। पहले आप बोल रहे हो इट इज वेरी स्मॉल, हमने मान लिया, अब रेशियो भी डिफाइन कर दी कि आपके न्यूक्लियस और एटम के साइज में 10⁻⁻5 मीटर तक का फर्क है। ये मन घड़ंत बात थी, लेकिन हमें तो लेकर चलनी पड़ेगी। इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक पूरे क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा एटम है और उसके स्टेडियम के सेंटर पर मैं एक छोटी सी बॉल रख दूं, तो उस बॉल जितना क्या है, न्यूक्लियस। यानी इतना डिफरेंस है एटम का साइज और उसके न्यूक्लियस के साइज का। तभी शायद 1/12,000 टू 20,000 बाउंस बैक कर रही है। तो ये हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए गए, जिन कंक्लूजन से हमने जे थॉमसन मॉडल को गलत बोला, कुछ हद तक गलत बोला, और कहीं ना कहीं एक और स्कोप ओपन कर दी कि एटम के बारे में बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है समझने को। आप आसानी से जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के हिसाब से एटम के बारे में अपनी स्टडीज क्लोज नहीं कर सकते। मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। अब आप एक्सपेरिमेंटल वे में चीजों को एनालाइज करो, समझो और आगे बढ़ो। पक्का ये बात समझ में आती है? लिखिए प्लीज। लिखिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फर्स्ट, first alpha ray dispenser which releases which releases alpha rays carrying alpha particles, which releases alpha rays carrying alpha particles। ब्रैकेट में लिख रहे हो, alpha particles are helium particles with positive charge। alpha particles are helium particles with positive charge। पक्का। सेकंड लिखो, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल it was used as it was chemically inert and highly malleable। highly malleable। okay. Next, working and observation। next point,
working and observation. Alpha rays were bombarded over the gold foil. Full stop. Observations were noted as first, maximum rays passed undeflectedly. Passed undeflectedly. Second, a few rays deviated at smaller angle. A few rays deviated at smaller angle. Third point, less than few deviated at larger angle. Next point, 1 out of 12,000 to 20,000 bounced back. 1 out of 12,000 to 20,000 bounced back. सर ये चित्रकारी आप घर पे कर सकते हो ना? पक्का ना? याद तो आई होगी थोड़ी सी। हाँ ना सर, हमें ये नहीं याद हमने कल रात को क्या खाया था। आप हमसे 2 साल पुरानी पढ़ाई पूछ रहे हो, है ना? चलिए नेक्स्ट, कंक्लूजन दे दूंगा, फाइल दे दूंगा। कंक्लूजन, फर्स्ट, atom consists of huge vacant space as maximum rays passed undeflectedly. As maximum rays passed undeflectedly. Second, moving towards the center of each atom, moving towards the center of each atom, angle of deviation increases. Angle of deviation increases, which results in having a dense spherical ball at the center, having a dense spherical ball at the center of atom carrying
positive charge, carrying positive charge and mass, called nucleus. Third point, electrons are revolving around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus. In circular path called orbits. In circular path called orbits. Next point, ratio between radius of nucleus to radius of atom is nearly 10 raised to the power 5. Hence, we can conclude that nucleus is extremely small in size. That nucleus is extremely small in size. पक्का क्लियर है? अब यहां पर पॉइंट आता है, संजना कहती है सर इससे आगे हमें एटम के बारे में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों को तो पता भी, आप लोग मेरे से ज्यादा पढ़े हुए 9th क्लास में, बोहर्स मॉडल भी आया था इसके बाद। तो क्या रीजन रहा हमें इससे अगला मॉडल पढ़ना पड़ा? ऑलमोस्ट हमने जो बातें करी हैं वही तो लेकर चल रहे हैं। सेंटर पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनके आसपास घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, यही पढ़ा था। क्या रीजन रहा? तो आपने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। कोई चीज जो मूव कर रही है कभी ना कभी अपनी एनर्जी तो डिक्रीज करेगी, और अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज हुई तो वो जाकर कहां गिरेगा? न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन कर जाएगा। इसका मतलब है कभी ना कभी तो एटम ने डिस्ट्रॉय होना है। लेकिन गुरनाम जो 100-200 साल पहले यहां पर एक आयरन की रॉड रखकर गया था, वो शायद अभी भी एक आयरन की रॉड की तरह है। आप कहते हो सर ऐसा कैसे बोल रहे हो? आप लोग बोलते हो सर ये बहुत पुराना एंशियंट टाइम का एक पिलर लगा हुआ है, या ये जो सी रोड बनी थी ये 200 साल पहले बनी थी, इसमें जो आयरन की रॉड डली हुई है वो भी तो 200 साल पहले डली होगी। या ऐसा था पहले पिलर बन गया था, 10-15 साल पहले हमने आयरन की रॉड डाली थी? ऐसा तो नहीं था ना, 200 500 साल पुरानी भी चीजें हैं। वहां पर कोई एटम डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ। तो भैया किसी की स्पीड है, वो स्पीड स्लो होगी, वो जाकर पॉजिटिव चार्ज में कंबाइन हो सकता है, एटम टूट सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिकलिटी तो इस चीज को सपोर्ट ही नहीं कर रही। तो कुछ और भी चीजें हमें समझना या सीखना जरूरी है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रह रही है, या अगर कम या ज्यादा हो रही है तो वो अफेक्ट करके एक एटम को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रही। तो यहां पर अभी बहुत बड़ा स्कोप है एटम के बारे में, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में फर्दर स्टडी करने का, जिस स्टडी के बियॉन्ड ही जाकर आपको बोहर्स मॉडल पर लाया गया, और इवन उसके बाद आपको क्वांटम मैकेनिक्स पर लाया जाएगा। यानी जो आपने 9th तक पढ़ा था उसके बियॉन्ड भी अभी तो बातचीत है। अभी तो हम एक एक करके अपनी हिस्ट्री को जरा ओपन कर रहे हैं। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं इन चीजों को रीड आउट करोगे। अगर आपके स्कूल में होंगी और मैम कहेंगी इसका क्वेश्चन आएगा,
तो इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है आपके स्कूल में नहीं होगा तो बेशक सिर्फ रीडिंग स्किल में, ताकि हम जो नेक्स्ट टॉपिक करें उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो गया कि यहां से हमारी जर्नी बिगिन हुई थी, इसको क्लैरिटी पे रखिएगा। नेक्स्ट क्लास एंड ऑनवर्ड्स चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपका फ्यूचर प्लान बन रहा है कि मैं ट्यूसडे को ऑफ लूंगा, तो कृपया करके मंडे को 5:30 की क्लास ले लीजिएगा। क्लासेस आर गोइंग एग्जैक्टली पैरेलल इन दोनों बैचेस में एटलीस्ट। क्या 5:30 बजे जो मैंने कल करवाया था वही मैंने आज करवाया है, एंड लाइकवाइज जो मंडे करवाऊंगा वही मैं ट्यूसडे करवाऊंगा। बट कभी भी आगे पीछे हो सकता है, अगर आपने 4 क्वेश्चन फालतू पूछे उन्होंने नहीं पूछे तो डेफिनेटली ऐसा डेविएशन होता है। तो चैप्टर स्टार्ट होने पे हमेशा ऐसी चीजें आप बैच को चेंज कर सकते हो, बीच में चेंज मत करिएगा। सेकेंडली, अगर फिर भी कोई चीज मिस हो जाए तो वीडियो आज रात को 9 बजे डल जाएगी। लिंक, क्योंकि आज पहली वीडियो होने वाली है प्लेलिस्ट की, तो प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। उसके बाद जब भी क्लास खत्म होगी इवनिंग में या लेट इवनिंग में ऑटोमेटिकली प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो आ जाती है, आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करके देख सकते हो। क्लियर है? ये एग्जैक्टली प्लीज रिकॉल और रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जिस जिसका बैकअप छूटा हुआ है मैं अभी व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर लूंगा, टाइमिंग बता दूंगा, उस टाइमिंग पे उसके हिसाब से आइएगा। प्लस साथ में इंफॉर्मेशन ग्रुप में मैं टाइमिंग डाल दूंगा, अगर किसी ने कोई पुराना टॉपिक रिवाइज करना है, कुछ पूछना है, कोई डिस्कस करना है तो हेजिटेट करे बिना आ सकता है। क्लियर है? चलिए।